तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। ममता बनर्जी के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान मच गया है। आज शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शरद पवार के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा की जा सकती है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और भी मजबूत करेंगी। वहीं लालू यादव भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। लालू ने ममता का समर्थन ऐसे समय में किया है जब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की ओर जताने से नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस की ओर जताने से नहीं हो, ममता को दो। अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। तो ममता बनर्जी की दावेदारी को लेकर टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने ईगो के लिए ममता दीदी जैसी नेता को 1997 में कांग्रेस से निकाल दिया था। आज दीदी वहां होती तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। वहीं इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही है। राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही हैं। तो ये बात, ममता बनर्जी की भूमिका क्या होनी चाहिए? ममता बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। गोवा में चुनाव लड़े, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हर जगह अपना जितना ज़्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। तो इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाई कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। तो इंडिया गठबंधन के लिए कौन सा लीडर है राइट चॉइस? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब खबर संसद से। क्रोनी कैपिटलिज्म और सोरोस मामले पर हंगामे की वजह से आज भी संसद नहीं चल पाई। इस बीच संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन नहीं चलने का आरोप लगा रहे हैं। वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन
पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं। तो जिस तरह से पहली बार इस तरह का वाक्य सामने आया है संसदीय इतिहास में कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ ही इस तरह का नोटिस सौंपा गया हो, पूरा अपडेट लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, वाकई काफी आश्चर्यजनक है पूरी स्थिति कि राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया है। जी बिल्कुल, दरअसल कई बार ये मामला उठा, कई बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुए। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेने की बातचीत हुई, दस्तखत का अभियान शुरू हुआ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, और संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और इसमें इंडिया गठबंधन के 103 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं, और इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। हालांकि इसमें 2-3 बातें बड़ी खास है। पहली बात कि जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस इस पर बहस कराने से, मतदान कराने से 15 दिन पहले दिया जाता है। 15 दिन के हिसाब से देखें तो ये दरअसल संसद का जो सत्र है उस सत्र खत्म हो जाएगा उससे पहले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये नोटिस स्वीकार हो भी दिया जाता है तो नियम ये कहता है, संसद का जो संविधान का जो अनुच्छेद 67 है कि आपको उपराष्ट्रपति पद से हटाना होगा, तभी सभापति पद से हटाएंगे। उपराष्ट्रपति पद से तभी हटाएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाए बहुमत से। तो यहाँ भी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में दिखता नहीं है, क्योंकि 250 में से सिर्फ 103 सांसद जो हैं, जो इसके पक्ष में 1-2 और जुड़ जाए तो 103-4 होंगे, जो बहुमत के पास नहीं होता है। मान लिया जाए राज्यसभा से किसी तरीके के पास भी हो जाता है तो सिर्फ राज्यसभा से पारित होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। इसको लोकसभा से सहमति लेना जरूरी होता है, और लोकसभा में जिस तरीके का बहुमत अभी एनडीए के पास है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से सहमति लेना मुश्किल होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित तो नहीं होगा, ये लगभग तय है, लेकिन प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव पे चर्चा कराना, विपक्ष उसी में अपनी जीत मानेगी, और राजनीतिक तौर पर सरकार पर हावी होने का एक कारगर हथियार के तौर पर इसे देखा जाएगा। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर विपक्ष इसे देख सकती है कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से सौंपा गया है। लक्ष्मण जी, इसके अलावा अगर संसद की कार्यवाही की बात करें तो क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले जो संसद के कैंपस में, परिसर में, गलियारे में जो माहौल था उससे साफ लग रहा था कि आज भी संसद चल नहीं पाएगा। संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी मामले पर धरना प्रदर्शन करते दिखे, हाथ में तख्त थे, किन्हीं के पास टी-शर्ट था। तो लग रहा था कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर यहाँ पर रहेगा। जब यहाँ पर संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा इतना जोर हुआ कि 12 बजे तक के लिए दोनों सदन को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक सदन स्थगित करने के बाद दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर संसद को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी हंगामे की वजह से। यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अदानी मामले पे, क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले पे बहस कराने पे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसमें इस पूरे सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर के, क्या रिश्ते हैं यहाँ पे सोरोस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई ऐसे माहौल में चल पाएगी इसकी संभावना कम दिख रही है। तो मुझे लगता है किसी न किसी एक को पहल करनी पड़ेगी इस पे सहमति बनाने की। जब तक कि नहीं होता संसद की में हंगामा इसी तरह जारी रह सकता है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जिसने अपने जाने माने अंदाज में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी है। ओवैसी ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि ताहिर हुसैन उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली दंगों के आरोपी हैं ताहिर हुसैन और नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने पहले तो उनका जमकर बचाव किया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। ताहिर हुसैन पर IB अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप है। दंगों के दौरान उनके घर से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। तभी से ही ताहिर हुसैन जेल में बंद है। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। आखिरी घंटों में बाजार निचले स्तरों से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 2 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आज के बाजार में IT शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी IT इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई का सर छुआ। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं किन सेक्टर में तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो आज था हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और डेफिनेटली हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम आज बाजार के अंदर देखने को मिला है। सबसे पहले बात करी जाए कि निफ्टी में गेनिंग साइड में कौन से शेयर्स रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पे करीबन 3%, बजाज फिनसर्व में 2.25%, HCL टेक में 1.5% और विप्रो में साथ साथ 2.25% की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में देखा जाए तो भारतीय एयरटेल 2.25%, डॉक्टर रेड्डी में 1.25%, अडानी पोर्ट्स और साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेस में भी 1.5 से 2% की गिरावट आज के सत्र में दर्ज की गई है। मिड कैप की बात कर लेते हैं कि मिड कैप के कौन से शेयर्स हैं जो आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अरविंद फैशन में 5%, डिश टीवी, स्ट्राइड्स फार्मा, इनफैक्ट चोला इन्वेस्टमेंट में भी 5 से 4.5% का एक आज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में भारतीय हेक्साकॉम 3.5%, RVNL 3%, कोचिन शिपयार्ड 3% और इनफैक्ट SJVN में भी करीब 2.5% का एक डाउनसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। कंचन, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, शक्तिकांत दास का आज RBI गवर्नर के पद पर आखिरी दिन है। इस मौके पर उन्होंने फेयरवेल के साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी महंगाई को कंट्रोल करने की होगी। Some issues, important issues ahead of us. Not only for the Reserve Bank, but I think for the wider economy also, I would like to list out. First, so far as the Reserve Bank is concerned, I think restoring the inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank. And I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. तो AMFI ने नवंबर म्यूचुअल फंड डाटा को जारी कर दिया है। नवंबर में इक्विटी फंड इनफ्लो 14% घटा है। पूरा डिटेल्स अब जानते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? जैसे कि आपने बताया कि नेट इक्विटी इनफ्लो में हमें 14% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो नंबर्स आए हैं वो मिक्स्ड बैग रहे हैं। अब ये जो 14% की नेट इक्विटी इनफ्लो में हमें गिरावट देखने को मिली है, उसके 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूटर है वो है लार्ज कैप, जहां पे इसने 26% की गिरावट दिखाई है अपने मंथ ऑन मंथ बेसिस में। साथ में अगर इसके अलावा हम देखें तो ETF इनफ्लो में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, और ये जो गिरावट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 89% की। यानी कि आप देख सकते हैं कि नंबर कितना ज्यादा बड़ा है, बट एट द सेम टाइम 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अच्छा खासा हमें एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। एक है स्मॉल कैप और दूसरा है मिड कैप। स्मॉल कैप में हमें अप्रॉक्सीमेटली 9% का अपसाइड देखने को मिला है, और साथ ही साथ मिड कैप में हमें करीब 4% का एक हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं SIP के नंबर्स की, जिन आंकड़ों पे खास तौर पे सबकी नजरें रहती है। SIP के जो नंबर्स हैं वो जस के तस रहे हैं। जिस तरीके के नंबर हमें पिछले महीने देखने को मिले थे, नंबर्स उसी तरीके के आए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आंकड़े की बात करी जाए तो ये है 25,320 करोड़ का। AUM की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। परसेंटेज वाइज यस नंबर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इजाफा अच्छा है। परसेंटेज वाइज इट इज अप्रॉक्सीमेटली एट 1.5%। लिक्विड फंड की बात करी जाए तो यहाँ पे एक गिरावट है।
यानी कि इसमें 102% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। जहां पे हमें पिछले महीने एक इनफ्लो देखने को मिला था, इस महीने हमें वो आउटफ्लो देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये बड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया है। अब की ऑब्जर्वेशन क्या है? की ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लार्ज कैप है और साथ में जो ETF है वहां पे एक भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है वहां से हमें एक अच्छा खासा बैलेंस आउट होते हुए नंबर्स दिखाई दिए हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मुंबई बस हादसे की। मुंबई के कुर्ला में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। सोमवार बेस्ट की बस ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और पैदल चल रहे यात्रियों को कुचल डाला। इस भयानक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और 49 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेस्ट की बस नंबर 332 कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया। हादसा इतना भयावह था कि ऑटो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ड्राइवर की पहचान 43 साल के संजय मोरे के रूप में हुई है। 1 दिसंबर को ही ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में शामिल हुआ था और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये पहली बार बस चला रहा था। मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जांच की शुरुआत भी हो गई है। तो सिम कार्ड खरीदने पर सख्ती होने के बाद फ्रॉड करने वाले फ्रॉड का नया तरीका आजमा रहे हैं। अब स्कैम करने के लिए ऐप के जरिए नंबर जनरेट करके मिलते जुलते भारतीय नंबरों का सहारा ले रहे हैं। तो कैसे हो रहा है ये गोरख धंधा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार ने साइबर अपराधियों के ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जो साइबर अपराधी हैं वो भी हाईटेक होकर के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब जो अपराधी हैं उन्होंने ऐप के जरिए नंबर जनरेट करने की शुरुआत कर दी है। ये नंबर बिल्कुल भारतीय नंबरों से मिलते जुलते नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर कि +87 सीरीज से एक कॉल आया हुआ है और ऐसे ही कॉल पिछले कई लोगों को पिछले कई दिनों में उनके मोबाइल पर आ रहे हैं। +87, +77, +79 इस तरह के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी बता दूं कि जो भारतीय नंबर होते हैं वो +91 से शुरू होते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नंबर उनके पीछे जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी भी कॉल को अटेंड कर रहे हैं तो पहले उसको जांच लें कि ये विदेश से कॉल तो नहीं आ रही है, ये ऐप से जनरेट किया हुआ नंबर तो नहीं है जहां से ये कॉल आ रही है। और ये कॉल आती है तो आपको अलग अलग चीजों के जरिए बताने की कोशिश की जाती है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की जाती है। आपको बताया जाता है कि आपका पार्सल अटक गया है, आपका मोबाइल 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, या फिर आपसे किसी और तरह के आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल के गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह के ऐसे नंबरों से कॉल आती है तो आप इसको लेकर के सावधान हो जाइए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक ये नंबर एनक्रिप्ट होते हैं, ऐप के जरिए जनरेट होते हैं, तो इनके ऊपर रोक लगा पाना संभव नहीं है। जबकि दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो आप इसको ना उठाइए और इसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल के ऊपर कीजिए। आपकी सावधानी ही आपको ऐसे फ्रॉड से बचा सकती है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वीवो स्विच ऑफ सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन एडिक्शन को लेकर बच्चे माँ बाप से ज्यादा जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें। तो परिवार में कैसे कंट्रोल हो स्मार्टफोन यूज, इसी पर ही कंज्यूमर अड्डा में होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।